उस बूढ़े आदमी से बचें जो ऐसे पेशे में है जिसमें लोग जवानी में मरते हैं। ये केविन लुक्स का प्रसिद्ध उद्धरण है जो उनके उपन्यास इन्फेंट्री वॉरफेयर और युद्ध से जुड़ा है। ये अविश्वसनीय रूप से पुराने लेकिन शक्तिशाली हथियारों जैसे B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस पर भी लागू हो सकता है। अब तक का सबसे शानदार नाम वाला ये बॉम्बर मरने से इनकार कर रहा है। दुनिया का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला रणनीतिक बॉम्बर स्ट्रेटोफोर्ट्रेस 70 से ज्यादा साल बाद भी सक्रिय है। B-21 रेडर आने और B तो स्पिरिट B-1 B लांसर के रिटायर होने के बावजूद इसका अंत नहीं हुआ है। अब तो ये पुराना हो चुका एयरफ्रेम असाधारण मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स की क्षमता, शानदार रेंज और जबरदस्त हथियार ले जाने की विशाल क्षमता की वजह से लंबे समय तक टिके रहने के लिए ही बनाया गया था। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस ने करीब 1 दर्जन नए और उन्नत बॉम्बर्स से ज्यादा समय तक सेवा की है। ये एक ऐसा तथ्य है जो बहुत से लोगों को भ्रमित करता है, और अगर आप शीर्षक में दिए गए सवाल को गूगल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑनलाइन फोरम्स पर इस पर चर्चा करते हुए हजारों थ्रेड्स मिल जाएंगे, या शायद आजकल ये वीडियो भी। बाहरी दबाव के बावजूद स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का आज भी उड़ना उतना हैरान करने वाला नहीं है, जब आप जानते हैं कि एयरफोर्स ने इसे डिजाइन बनने से पहले ही करीब 1 दर्जन बार रद्द करने की कोशिश की थी। आइए इसके बारे में जानें। अब तक की सबसे जटिल शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी वायुसेना अपने बम वर्षक बेड़े में निवेश करना चाहती थी। युद्ध के बाद तनाव बढ़ा। यूरोप या एशिया में फिर से संघर्ष की आशंका थी। यूएसएसआर, जो पहले अमेरिका का सहयोगी था, अब परमाणु हथियार बनाने और कब्जे वाले क्षेत्रों में कठपुतली सरकारें बना रहा था। इससे अमेरिकी नेतृत्व को यह विश्वास हो गया कि अब जब जर्मन और जापानी रास्ते से हट चुके हैं तो सोवियत अमेरिकी संघर्ष न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। ये सब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के तुरंत बाद हो रहा था, जो मानव इतिहास की सबसे अहम घटनाएं थीं, क्योंकि इनसे सैन्य निरोध और विनाश की अपनी क्षमता के विराट पैमाने के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। इसी समय यूएसएएफ अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध में हुए भारी बमवर्षक नुकसान से उबर रही थी, जिसमें लगभग 8000 बमवर्षक खो गए थे। वैसे अगर आप आज के समय में पागलपन जैसा लगने वाला एक मजेदार तथ्य जानना चाहते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जितने विमान नष्ट हुए थे उनकी संख्या आज मौजूद विमानों की संख्या से भी ज्यादा है। जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी बमवर्षकों की हानि लगभग 40,000 विमानों तक पहुंची थी, और ये सिर्फ बमवर्षक थे। सभी पक्षों से कुल खोए विमानों की संख्या की कल्पना करना भी कठिन है। मैं हाल ही में इंपीरियल वॉर म्यूजियम गया। वहां एक बड़ी कांच की दीवार थी जिस पर बहुत से छोटे विमान बने थे। हर एक अमेरिकी पक्ष के खोए बमवर्षक का प्रतीक था। वो नजारा हैरान कर देने वाला और बहुत बड़ा था। खैर, अब विषय पर लौटते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद कॉनवेयर भी 36 पीसमेकर अपने विकास के अंतिम चरण में था। साथ ही नॉर्थ अमेरिकन B-45 टॉर्नेडो, बोइंग B-47 स्ट्रेटोजेट और B-50 सुपर फोर्ट्रेस भी। ये वही बॉम्बर थे जिन पर एयरफोर्स आने वाले वर्षों में भरोसा कर सकती थी, जब तक उसे B-29 सुपर फोर्ट्रेस और B-24 लिबरेटर पर निर्भर रहना पड़ेगा। बॉम्बर्स का महत्व स्पष्ट था और उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता था, और एयरफोर्स उनकी संख्या बढ़ाना और क्षमता में सुधार करना चाहती थी, क्योंकि उसे वास्तव में जरूरत पड़ने पर सोवरल घरों तक सूरज की ताकत पहुंचाने में सक्षम होना था। यहीं पर B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस आई। नवंबर 1945 में एयरफोर्स ने एक लंबी दूरी के बमवर्षक के लिए डिजाइन अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसकी ऑपरेटिंग रेंज 5000 मील या 8000 किलोमीटर हो, गति 300 मील या 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और पेलोड क्षमता 10,000 पाउंड या 4.5 टन हो। सरल शब्दों में, एयरफोर्स ऐसा विमान चाहती थी जो लिटिल बॉय परमाणु बम को एनोला के सुपर फोर्ट्रेस से भी ज्यादा दूर ले जा सके, जैसा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। सुपर फोर्ट्रेस की कुल रेंज केवल 3250 मील या लगभग 5200 किलोमीटर है। इसी वजह से एनोलागे को उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह टिनियन द्वीप से उड़ान भरनी पड़ी थी, जो हिरोशिमा से सिर्फ 1700 मील दूर था। एयरफोर्स के नए बॉम्बर प्रोग्राम ने मित्र देशों के हवाई अड्डों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया, जिससे बाद में स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बना। नए बॉम्बर के लिए यह अनिवार्य था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से उड़ान भर सके, दुश्मन पर बम गिरा सके और एक ही बार में वापस घर लौट सके। सक्षम बॉम्बर की जरूरत जून 1945 में उठी, जब पैसिफिक थिएटर सक्रिय था और आर्मी एयरफोर्सेज ने आर्मी मटेरियल कमांड को निर्देश दिया
कि युद्ध के बाद जरूरतों को पूरा करने वाला बॉम्बर बनाया जाए। बोइंग ने शुरू में सीधा पंखों वाला डिजाइन पेश किया, जिसका वजन 3,60,000 पाउंड या 160 टन था और ये सभी जरूरतें पूरी करता था, सिवाय रेंज के, जो केवल 3,110 मील या 5,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा थी। फिर भी ये एयरफोर्स की मांग के सबसे करीब था, इसलिए बोइंग ने 1946 में कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। बोइंग को नहीं पता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर कंपनी अस्वीकृतियों और डिजाइन बदलावों में फंस जाएगी। एयरफोर्स को बॉम्बर का आकार पसंद नहीं आया, इसलिए बोइंग ने इसका वजन घटाकर 2,30,000 पाउंड या 100 टन और इंजन 6 से घटाकर 4 कर दिए। सिर्फ 2 महीने बाद एयरफोर्स ने 400 मील या 640 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग स्पीड अनिवार्य की, जिससे बोइंग को डिजाइन फिर बदलना पड़ा और वो तीसरे 3 लाख पाउंड 140 टन मॉडल के साथ लौटा। 1 महीने बाद एयरफोर्स बोइंग के इंजीनियरों को उलझाने के लिए काम कर रही थी, जब उसने 12,000 मील 19,000 किलोमीटर की असामान्य रेंज मांगी। उस समय ये एक पागलपन भरी मांग थी, क्योंकि दुनिया में कोई और बॉम्बर इतनी लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता का दावा नहीं कर सकता था, उसके आसपास का भी नहीं। सबसे करीबी प्रतिद्वंदी 1950 के दशक में आया, जब टुपोलेव Tu-95 आया, जो सोवियत संघ का स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के बराबर है। बोइंग पूरी मांग तो नहीं पूरी कर सका, पर ऐसा हैवी बॉम्बर बना सकता था जिसकी रेंज ज्यादा हो और जो पारंपरिक व परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सके। बोइंग ने जब एयरफोर्स से सहमति बनाई, तब तक 1947 आ गया था और अनुरोध जमा किए लगभग 2 साल हो चुके थे। एयरफोर्स कॉन्वेयर पीसमेकर को शामिल करने के करीब थी। सामान्य राय थी कि अगर स्ट्रेटोफोर्ट्रेस अपनी रेंज से नेतृत्व को प्रभावित नहीं कर सका तो वह बेकार होगा और पूरा होने से पहले ही पीसमेकर से पुराना व कमतर साबित हो जाएगा। बोइंग को स्ट्रेटोफोर्ट्रेस सुधारने के लिए 6 महीने दिए गए थे। कंपनी ने 5,000 मील 8,000 किलोमीटर की कार्रवाई त्रिज्या वाला बेहतर डिजाइन पेश किया, जो पीसमेकर से काफी बेहतर था। यकीन मानिए, एयरफोर्स नए डिजाइन से भी संतुष्ट नहीं थी। जब बोइंग के इंजीनियर अपना सिर पकड़कर बैठ गए थे, सोच रहे थे कि यह सब कोई बहुत बड़ा मजाक है, उसी दौरान एयरफोर्स ने आर्मी से स्वतंत्रता हासिल की और अपनी पहली हैवी बॉम्बार्डमेंट कमेटी की बैठक की, जिसमें उसने अपने सभी प्रोग्राम्स का मूल्यांकन किया। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि स्पीड भी रेंज जितनी जरूरी है और एयरफोर्स ने फिर अपनी आवश्यकताएं बदलकर विशेष उद्देश्य वाला बॉम्बर की मांग की। 8,000 मील यानी लगभग 13,000 किलोमीटर की रेंज के साथ और 500 मील प्रति घंटे यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे से थोड़ी अधिक की क्रूज स्पीड के साथ। इसके बाद एयरफोर्स ने बोइंग का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की कोशिश की, लेकिन बोइंग के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से एयरफोर्स के सचिव के सामने आपत्ति जताई, जिससे सचिव झुक गए और कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया। इसके बाद एयरफोर्स ने विकल्पों पर विचार किया, जैसे कि एक मध्यम आकार का बॉम्बर जो मिड एयर रिफ्यूलिंग या फ्लाइंग विंग डिजाइन पर निर्भर करता, लेकिन अंततः यह फैसला किया गया कि इन विकल्पों की पर्याप्त जांच नहीं हुई थी और इसलिए ये पारंपरिक बॉम्बर जितने भरोसेमंद नहीं थे। बेहद अनिच्छा से और एयरफोर्स के भीतर कई लोगों की निराशा के बावजूद मार्च 1948 में भारी बॉम्बर के लिए प्रारंभिक डिजाइन अनुरोध के 2.5 साल बाद ऐसा लगता है कि अरबों बार अस्वीकृति के बाद बोइंग को आखिरकार विकास के दूसरे चरण में जाने की अनुमति मिली, जिसमें डिजाइन, 2 प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण था। हरी झंडी मिलते ही एयरफोर्स ने अपनी अंतिम मांगे सौंपी। बॉम्बर का वजन 2,80,000 पाउंड 127 टन से अधिक नहीं होगा। बॉम्बर की रेंज 6,900 मील 11,000 किलोमीटर होनी चाहिए और वह 10,000 पाउंड बम ले जा सकें। उन्हें नहीं पता था कि स्ट्रेटोफोर्ट्रेस सभी आवश्यकताओं से बढ़कर साबित होगा। वो डिजाइन जिसने सबका दिल जीता। जिस विमान मॉडल ने बाद में B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का रूप लिया, वो मॉडल 464 था और बोइंग इंजीनियरों ने मॉडल 464-49 पर पहुंचने से पहले इसके करीब दर्जन संस्करण बनाए। डिजाइन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या रेंज, स्पीड और समय पर तैयार होने की चर्चा से हटकर इंजन थे। 1945 में जब प्रारंभिक डिजाइन का अनुरोध हुआ, तो जेट इंजन के उच्च ईंधन खर्च और कम दक्षता के कारण उनके उपयोग की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे बॉम्बर की रेंज घट जाती। एयरफोर्स ने बोइंग के डिजाइनों को लगभग 3 साल तक बार-बार उलट-पुलट करती रही, जिससे 1948 तक तकनीक परिपक्व हो गई और सोच बदल गई। एयरफोर्स ने बोइंग के इंजीनियरों से, जिन्होंने अपनी पिछली डिजाइन बिना जेट इंजन के बारे में सोचे ही जमा कर दी थी, अब कहा
कि वे अपने डिजाइन में जेट इंजन लगाने का तरीका खोजें। टर्बोजेट इंजन इस्तेमाल करने का फैसला और उन्हें विमान में कैसे फिट किया जाए, ये तय करने की प्रक्रिया एक वीकेंड में ही हो गया था। गुरुवार 21 अक्टूबर 1948 को बोइंग के प्रतिनिधि व इंजीनियरों ने एयरफोर्स के प्रतिनिधियों से अंतिम बैठक कर सहमति बनाई। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की चर्चा के दौरान एयरफोर्स ने उनके सामने टर्बोजेट की बात अचानक रख दी। बोइंग के प्रतिनिधि सप्ताहांत होटल में रहे और सोमवार तक नए बॉम्बर मॉडल व टर्बोजेट इंजनों पर 33 पेज की रिपोर्ट बना ली। इस रिपोर्ट ने B-52 की किस्मत बदल दी, क्योंकि इससे एयरफोर्स ने जेट इंजनों को मंजूरी दी। पहली स्ट्रेटोफोर्ट्रेस में 8 प्रैट एंड विटनी J57 टर्बोजेट इंजन होंगे जो उसे चलाएंगे। इन इंजनों का पहला संस्करण J57 P1 का W स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को प्रत्येक 10,000 पाउंड फोर्स देता था, यानी कुल 80,000 पाउंड फोर्स या 392 किलो न्यूटन। बाद के वेरिएंट्स में नए और ज्यादा ताकतवर टर्बोजेट्स लगे, जबकि मौजूदा B-52H में प्रैट एंड विटनी TF-3 टर्बोफैन इस्तेमाल होता है, जो शांत, कुशल हैं और 1,36,000 पाउंड फोर्स थ्रस्ट देते हैं। टर्बोजेट्स टेक ऑफ और कम ऊंचाई पर थ्रस्ट बढ़ाने के लिए वाटर इंजेक्शन करते हैं, इसलिए स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को फ्यूजलेज टैंक में 360 गैलन पानी रखना पड़ता था। 8 टर्बोजेट इंजन विंग के लीडिंग एज के नीचे 4 पाइलन पर हर पाइलन पर 2 इंजन लगे होते हैं। ये इंजन स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को पावर देने के साथ विंग फेंस भी बनाते हैं। विंग फेंस वे ऑब्जेक्ट्स हैं जो विंग के लीडिंग एज पर स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट जैसे स्ट्रेटोफोर्ट्रेस पर स्टॉल से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। जब कोई स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट स्टॉल स्पीड की ओर धीमा होता है तो विंग का कोण, जो स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के मामले में 35 डिग्री है, एयर फ्लो को साइड में विंग टिप की ओर मजबूर करता है। अब सामान्य परिस्थितियों में स्वेप्ट विंग एयरक्राफ्ट के विंग्स के सिरों पर उत्पन्न लिफ्ट नाक को नीचे की ओर झुकने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि स्वेप्ट विंग्स के सिरे एयरक्राफ्ट के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के साथ सीध में नहीं होते। विंग टिप्स के स्टॉल होने पर पायलट को अचानक लिफ्ट और नाक को नीचे करने वाली ताकत खो जाती है, जिससे विमान असंतुलित होकर नाक ऊपर उठ जाती है। ये अंततः विमान के स्टॉल होने की स्थिति तक ले जाता है, क्योंकि पायलट के लिए इस स्थिति से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। विंग फेंस जैसे स्ट्रेटोफोर्ट्रेस पर लगे इंजन इन प्रभावों को देर कर सकते हैं या कभी-कभी रोक भी सकते हैं। विंग फेंस के रूप में काम करने के अलावा ऐसा माना गया कि नए जेट इंजन ऊंचाई और गति प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, प्रोपेलर एरोडायनामिक्स और नियंत्रण से जुड़ी कुछ अनसुलझी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और संभवतः स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की संचालन अवधि को भी बढ़ा सकते हैं। और आखिर में, जैसा कि साबित हुआ, यह बिल्कुल सही था, है ना? हालांकि J57 टर्बोजेट का विकास स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के साथ ही हो रहा था। 1949 में 8 टर्बोजेट इंजन वाले स्ट्रेटोफोर्ट्रेस की कॉम्बैट रेंज करीब 3,100 मील 5,000 किमी थी, जो वादे की गई दूरी से आधी भी नहीं थी। इसी कारण एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फेयरचाइल्ड ने पहले 2 प्रोटोटाइप बनते समय प्रोग्राम रद्द करने पर गंभीरता से सोचा। अविश्वसनीय रूप से एयरफोर्स अब स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को न जाने कितनी बार रद्द करने की सोच रही थी। मुझे नहीं पता। हमने गिनती खो दी। बोइंग ने 3,90,000 पाउंड वजनी नया विमान मॉडल पेश किया, जिसकी रेंज करीब 4,400 मील थी। कंपनी ने कहा कि इंजन और एयरफ्रेम अपग्रेड के बाद ये 4,800 मील या 7,700 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सकेगा। एयरफोर्स ने प्रस्ताव स्वीकार किया और सच में यह स्ट्रेटोफोर्ट्रेस को रद्द करने की अंतिम कोशिश थी। अंतिम डिजाइन को मॉडल 464-67 कहा जाएगा। अंतिम डिजाइन ठीक पहले के सभी डिजाइनों की तरह B-47 स्ट्रेटोजेट से काफी प्रेरित था, और चूंकि उस प्रोग्राम में भी अपनी देरी थी और अंतिम उत्पाद में भी अपनी कमियां थीं, बोइंग ने B-52 के साथ उन सभी समस्याओं को दूर कर दिया। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का परीक्षण हो चुका था। इसने बोइंग विंड टनल में 670 दिन और 130 दिन वायुगतिकीय एरो इलास्टिक परीक्षण में बिताए, जिसमें हर हिस्से को बॉम्बर में लगाने से पहले अलग अलग जांचा गया। इसीलिए अधिकतर परीक्षण उड़ानों में कोई खराबी नहीं पाई गई, जो बहुत असामान्य है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का पहला वेरिएंट था जिसने एयरफोर्स में सेवा दी, जबकि ए वेरिएंट केवल परीक्षण के लिए था। इसका वजन कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में 2,72,000 पाउंड या 123 टन था। ये विमान अधिकतम 4,20,000 पाउंड वजन के साथ 8,200 फीट या 2.5 किलोमीटर लंबी रनवे से उड़ान भर सकता था। इसकी औसत गति 520 मील 835 किमी प्रति घंटा थी,
लेकिन यह कुछ समय के लिए 628 मील यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ा ज्यादा तक पहुंच सकता था। बाद के वेरिएंट्स में आंकड़े ज्यादा नहीं बदले, पर बड़ा आंकड़ा बदला, जिससे एयरफोर्स सबसे ज्यादा चिंतित थी। रेंज B-52। बी की कॉम्बैट रेंज 3570 मील या 5750 किलोमीटर थी। आधुनिक B-52H की रेंज 8800 मील या 14200 किलोमीटर है, जबकि इसकी फेरी रेंज इससे कहीं ज्यादा है। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की लंबी सहन शक्ति का कारण उसकी ऑपरेटिंग ऊंचाई है। इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट या 15 किलोमीटर है, जहां हवा बहुत पतली होती है, जिससे निचली ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की तुलना में ड्रैग काफी कम हो जाता है और ये स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को और भी अधिक ईंधन दक्ष बनाता है। यह वेट विंग के इस्तेमाल से संभव हुआ, जिसे पहली बार B-52G वेरिएंट के साथ पेश किया गया था। वेट विंग में इंटीग्रल फ्यूल टैंक होते हैं, जो विमान की रेंज बढ़ाते हैं। नए पंख 700 गैलन के बाहरी फ्यूल टैंक का सपोर्ट करते हैं, जिससे पहले के B-52 मॉडल के 3000 गैलन सहायक टैंक की जरूरत नहीं रही। इंजेक्टर के लिए नया 12,000 गैलन पानी टैंक लगाया गया। B-52H के साथ जो एकमात्र महत्वपूर्ण बदलाव आया वह था पहले बताए गए नए टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल, जो ज्यादा किफायती हैं और इस तरह रेंज को बढ़ा देते हैं। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का आकार और माप समय के साथ लगभग समान रहे हैं, बस 1 इंच ऊपर नीचे का फर्क आया है। बॉम्बर के आधुनिक संस्करण की लंबाई 159 फीट 4 इंच या 48.5 मीटर है और इसका विंग स्पैन 185 फीट या 56.4 मीटर है। इस विमान को उड़ाने के लिए शुरुआत में 5 लोगों की टीम चाहिए थी, 2 पायलट, 1 इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स ऑपरेटर, 50 कैलिबर मशीन गन के पीछे बैठा 1 टेल टरेट ऑपरेटर, 1 नेविगेटर और 1 बॉम्बार्डियर रडार नेविगेटर। सभी स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमानों को उनकी गति और ऊंचाई के कारण संरचनात्मक थकान की समस्या होती थी और G और H वेरिएंट्स में ये समस्या और भी ज्यादा थी, क्योंकि उनमें वेट विंग्स थे। 2000 उड़ान घंटे पार करने वाले सभी विमानों को मरम्मत कार्यक्रम में शामिल किया गया। हथियारों के लिहाज से स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को अलग अलग मिशनों के लिए सुसज्जित किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल कैरियर्स 12 मिसाइलें ले जा सकते हैं, जिनमें पारंपरिक और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं। बोइंग AGM-86 एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के सुनहरे दौर में पसंदीदा हथियार थी। कुछ बॉम्बर्स को एंटी शिप मिसाइलें ले जाने के लिए बदला गया, जबकि कुछ अन्य एयर टू ग्राउंड मिसाइलें ले जाते थे। जबकि 80 से ज्यादा लेटेस्ट स्ट्रैटोफोर्ट्रेस H वेरिएंट्स को बम्बे में मिसाइलें और रोटरी लॉन्चर से छोड़ने के लिए मॉडिफाई किया गया। इस तकनीक का USAF ने भरपूर फायदा उठाया है और अब इसे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखें। 1990 के दशक में पुराने वेरिएंट्स रिटायर होने पर स्ट्रैटोफोर्ट्रेस H वेरिएंट्स को हथियार क्षमता बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन प्रोग्राम से गुजारा गया। संशोधित अंडरविंग पाइलॉन की वजह से B-52H अब एंटी शिप मिसाइल, JDAM से लैस बम, जॉइंट स्टैंड ऑफ ग्लाइड बम और जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसे नए हथियार भी ले सकता था। समय के साथ स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को स्टेल्थ की कमी के कारण परमाणु ग्रेविटी बम गिराने में सक्षम विमानों की सूची से हटा दिया गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह बहुत बड़ा विमान है और इसे छुपाने के लिए नहीं बनाया गया था। ग्रेविटी बमों के लिए एक बॉम्बर को दुश्मन की हवाई सीमा में घुसना पड़ता है, आदर्श रूप से बिना पकड़े गए, और ऊपर से उन्हें गिराना पड़ता है। आधुनिक युद्ध में स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का मिशन आत्मघाती होगा, क्योंकि ये आसानी से दिख जाता है। फिर भी स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अपनी पेलोड क्षमता के कारण काफी मूल्यवान है। सिद्धांत रूप में यह 70,000 पाउंड या 32 टन बम ले सकता है, लेकिन वास्तव में कुल वजन करीब 62,000 पाउंड या 28 टन होता है, जो B-2 स्पिरिट के बराबर है। एक B लांसर एकमात्र अमेरिकी बॉम्बर है जो इसे पीछे छोड़ता है और सैद्धांतिक रूप से 1,25,000 पाउंड पेलोड ले सकता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि विमान बहुत धीमा और चलाने में कठिन होगा और लांसर लगभग 75,000 पाउंड पर ही अधिकतम पेलोड ले जाता है। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की सुरक्षा के लिए शुरू में 0.50 कैलिबर M3 थी, बाद में इसे 20 मिमी M61 वल्कन रोटरी कैनन से बदल दिया गया। सिर्फ बमबारी की भूमिका के अलावा पुराने स्ट्रैटोफोर्ट्रेस में रिकॉनिसेंस पॉड्स भी लगाए जा सकते थे और इन्हें जासूसी विमान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कुल मिलाकर लगभग 10 साल की अवधि में कुल 744 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बनाए गए, जिनमें G वेरिएंट की संख्या सबसे ज्यादा थी और आज तक केवल 72 H वेरिएंट स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ही सेवा में बने हुए हैं। इस बॉम्बर की प्रदर्शन क्षमता और रखरखाव में आसानी के कारण ही
बड़ी संख्या में बनाए गए। शानदार सैन्य रिकॉर्ड। पहले स्ट्रैटोफोर्ट्रेस में बड़े इंजन की समस्याएं थीं और कई अन्य छोटी छोटी दिक्कतें भी थीं, जिनकी वजह से क्रू को कम से कम काफी असुविधा होती थी। 1956 में सेवा में आए सिर्फ 1 साल बाद पहला बॉम्बर इंजन अल्टरनेटर की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिर 2 और बॉम्बर भी हादसे का शिकार हुए। कुल 19 लोगों की मौत हुई। यहां तक कि जब वे बच भी जाते तब भी शुरुआती स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के क्रू निश्चित रूप से हवा में अपना समय एंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि बॉम्बर का कॉकपिट 2 स्तरों में बटा हुआ था। ऊपरी स्तर पर पायलट के पास धूप से बहुत गर्मी थी, जबकि निचला स्तर बहुत ठंडा रहता था। समस्याएं जल्द हल हो गईं। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने शीत युद्ध और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए कई प्रतिनिधि युद्धों में अपनी उपयोगिता साबित की। शीत युद्ध में यह परमाणु प्रतिशोधी हमलों के लिए प्रमुख बॉम्बर था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों में तैनात स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने ऑपरेशन क्रोमडोम में 7 वर्षों तक उच्च सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया बनाए रखी। अगर सोवियत संघ ने अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला किया होता तो ये स्ट्रैटोफोर्ट्रेस सोवियत क्षेत्र के पास से ही दुश्मन पर परमाणु हथियार दाग देते। इस भूमिका में स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने साबित किया कि वो परिचालन के लिहाज से कितनी लचीली थी। भले ही आप इतनी बड़ी बमवर्षक से ये उम्मीद न करें, लेकिन वास्तव में उसी आकार ने कई डिजाइन बदलावों, नए उपकरण जोड़ने और मिशन के अनुसार अनुकूलन के लिए जगह बनाई। उदाहरण के लिए यह सभी के लिए स्पष्ट हो गया था कि सोवियत संघ ने विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले बमवर्षकों के खिलाफ अत्यधिक सक्षम वायु रक्षा प्रणाली विकसित कर ली थी। सोवियतों ने वायु रक्षा प्रणालियां मुख्यतः स्ट्रैटोफोर्ट्रेस से निपटने के लिए डिजाइन की थीं। इसलिए प्रतिशोधात्मक परमाणु हमले की क्षमता बनाए रखने के लिए B-52 विमानों को बहुत नीची उड़ान भरनी पड़ती थी, जबकि वे इसके लिए नहीं बने थे। अधिकतम ऊंचाई 500 फीट या 150 मीटर तय थी और इससे ऊंची ऊंचाई पर प्रदर्शन पर असर नहीं डालने दिया जा सकता था। सभी B-52 विमानों को हाउंड डॉग मिसाइल, क्वेल डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम से लैस किया जाना था। ये बदलाव B-52 बेड़े के लिए बड़ा कदम था, जिसमें रडार, टेरेन क्लियरेंस रडार, कम ऊंचाई अल्टीमीटर और अन्य चीजें शामिल करनी पड़ी। 1963 तक सभी स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान फिर से तैयार कर दिए गए थे। हालांकि ये शुरू में इसके काम के विवरण में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन B-52 कुछ समय के लिए एक निचली ऊंचाई पर घुसपैठ कर बमबारी करने वाला विमान बन गया, जिससे यह साबित होता है कि यह विमान कितना अनुकूलनीय है। 1965 में 27 B-52F स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमानों को वियतनाम युद्ध के लिए दक्षिण पूर्व एशिया भेजा गया, जहां उन्होंने ऑपरेशन आर्कलाइट में दक्षिण वियतनाम के कम्युनिस्ट गढ़ पर बमबारी की। मिशन के दौरान 2 B-52 विमान टकराए, जिससे दोनों बमवर्षक और उनके चालक दल खो गए। उन्हें जल्द ही संशोधित B-1D विमानों से बदल दिया गया, जो युद्ध के अंत तक वियतनाम में सेवा में रहे और 1972 में उनमें से एक दुश्मन की गोलीबारी से नष्ट होने वाला पहला स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बना। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ने कई दुश्मन विमान गिराए थे, लेकिन विन के ऊपर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिरने वाला पहला स्ट्रैटोफोर्ट्रेस था। मानो इसके बाद नुकसान की झड़ी लग गई, क्योंकि ऑपरेशन लाइनबैकर 2 में 15 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान गिराए गए, जिसमें बेड़े ने 700 से ज्यादा उड़ानें भरी और उत्तरी वियतनाम पर 15,000 टन से ज्यादा बम गिराए। वियतनाम युद्ध B-52 की पहली एयर टू एयर मुठभेड़ का गवाह बना। ऑपरेशन के दौरान 2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमानों का सामना सोवियत संघ से मिले 2 MiG-21 से हुआ। दोनों मिग को B-52 के पिछले हिस्से की 40.450 कैलिबर मशीन गनों ने मार गिराया, जिससे B-52 एयर टू एयर किल करने वाला सबसे बड़ा विमान बना। वियतनाम युद्ध के बाद से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तक B से F वेरिएंट वाले अधिकतर स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान रिटायर हो गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी B-52 विमानों को स्ट्रेटेजिक एयर कमांड की अलर्ट ड्यूटी से हटा दिया गया। हालांकि B-52 को रिटायर करने की कोई योजना नहीं थी, खासकर जब B-1 लांसर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, जो बेहद महंगा था। एयरफोर्स ने स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के आधुनिकीकरण की क्षमता पहचानी और इसे अधिक विश्वसनीय बॉम्बर बनाने की योजना बनाई। हालांकि जब स्टेल्थ की बात आती है तो इसका नाम F-117 नाइटहॉक या उस समय विकसित हो रहे B-2 स्पिरिट के साथ लेना भी नहीं चाहिए। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के पास अभी भी बहुत कुछ था। G और GNH वेरिएंट्स को सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलें ले जाने के लिए मॉडिफाई किया गया, जिससे ग्रेविटी बम्स की जगह ली गई, क्योंकि स्टेल्थ की कमी के कारण वे विकल्प नहीं रहे। इससे वे लक्ष्यों पर हमला कर सकते थे बिना रक्षा पंक्ति के पीछे जाएं। पायलट्स के लिए कम ऊंचाई वाले अभियानों को आसान और सुरक्षित बनाने हेतु
नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम लगाया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम B-52 की सेल्फ डिफेंस को बेहतर करता है। डेजर्ट स्टॉर्म शुरू होते ही B-52G लुइसियाना से इराक गए, लगभग 90% लक्ष्य नष्ट किए और 35 घंटे में घर लौटे, जो तब तक की सबसे लंबी कॉम्बैट मिशन थी। गल्फ वॉर में B-52 की भूमिका अहम थी, क्योंकि इसने बगदाद की बत्तियां बुझा दीं और कई बार इराकी सैनिकों ने हमले के बाद आत्मसमर्पण किया, क्योंकि B-52 को विनाश का प्रतीक माना जाता था। साझेदार सेनाओं द्वारा गिराए गए हथियारों में से लगभग 40% अमेरिकी B-52 विमानों से गिराए गए थे। बाद में सोवियत संघ के पतन के साथ केवल H वेरिएंट ही बचा रहा, क्योंकि G वेरिएंट को रणनीतिक हथियार कटौती संधि के तहत नष्ट करना पड़ा, जिसमें कुल 365 बची हुई B-52 विमानों को टुकड़ों में काट दिया गया। 21वीं सदी में आते हुए भले ही वायुसेना द्वारा B-52 को रिटायर करने की बातें हुई थीं, लेकिन स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अभी कहीं नहीं जा रहा है, कम से कम फिलहाल के लिए। B-21 रेडर जल्द ही अपनी बड़ी फ्लीट के साथ B-2 स्पिरिट और B-1B लांसर को रिप्लेस करेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हाल ही में बने वीडियो को देखें। लेकिन B-52 कम से कम 2040 के दशक तक रहेगा। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह आधिकारिक रूप से रिटायर होने से पहले 100 साल का माइलस्टोन छू लेगा। और अब इतनी सारी बातों के बाद हम इस वीडियो के मुख्य सवाल पर आते हैं। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, जो क्यूबा क्रांति, नासा और सिविल राइट्स मूवमेंट से भी पुराना बमवर्षक है, आज भी सेवा में है और पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये एयरफोर्स के 2 बमवर्षकों में से एक होगा। अपग्रेड्स, सर्विसेबिलिटी, लागत और भविष्य। 1982 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा कि कई B-52 बमवर्षक अपने पायलटों से भी पुराने हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, अब उन B-52 बमवर्षकों को उन पायलटों के पोते पोतियां उड़ा रहे हैं। वीडियो का मुख्य सवाल कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हमें सबसे पहले प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देना चाहिए। 21वीं सदी में B-52 की नौकरी को सिर्फ 2 बमवर्षकों B-1B लांसर और B-2 स्पिरिट से खतरा था। सबसे पहले B-2 स्पिरिट की बात करें तो यह पौराणिक बमवर्षक दुश्मन की सीमा के काफी अंदर तक बिना पकड़े घुस सकता है, जो B-52 के लिए असंभव है। हालांकि B-2 को संचालन योग्य रखना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसकी अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक बेहद अधिक रखरखाव मांगती है और इसे पर्यावरण नियंत्रित हैंगर की जरूरत होती है। साथ ही हर समय देखभाल के लिए प्रशिक्षित टीम भी चाहिए। इसी कारण इसे अग्रिम हवाई अड्डों पर तैनात नहीं किया जा सकता और अपग्रेड या मरम्मत की जरूरत होने पर यह महीनों तक सेवा से बाहर रह सकता है। 2 को 1 घंटे उड़ाने पर 60 घंटे मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए 2000 के शुरुआती वर्षों में इसकी तत्परता दर सिर्फ 30% थी। तुलना के लिए B-52 की औसत तत्परता दर 80% थी। लांसर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इस बॉम्बर का विकास व उत्पादन शुरू से ही महंगा था और B-1B के सबसे नए वेरिएंट को भी 1 घंटे की उड़ान के लिए करीब 48 घंटे मेंटेनेंस चाहिए। ये B-2 जितना बुरा नहीं, पर बहुत बेहतर भी नहीं। लांसर चलाना महंगा है। 12 घंटे के मिशन में अमेरिकी टैक्स पेयर्स को करीब $1 मिलियन खर्च होते हैं। इसमें हथियारों की लागत शामिल नहीं होती। यकीन मानिए, ये B-52 की उड़ान लागत से करीब 14% सस्ता है, लेकिन वायुसेना को ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि वो लांसर की हथियार तैनाती क्षमता पर कम निर्भर करती है। लांसर पर वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके आने पर विश्वसनीयता से जुड़ी कई समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए 1988 में $283 मिलियन का बॉम्बर प्रसिद्ध रूप से एक अत्याधुनिक रडार जैमर के साथ सेवा में आया था, जिसने अपने ही रडार को जाम कर दिया था। यह इतना अच्छा था। 21वीं सदी में वायुसेना जिन खतरों से जूझ रही है, वे आधुनिक युद्ध का माहौल वो नहीं है जिसके लिए स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बनाई गई थी। लगातार अपग्रेड से बॉम्बर जल्दी पीछे नहीं छूटेगा। तालिबान, जिनकी अभेद्य वायु रक्षा के लिए वे खास तौर पर मशहूर नहीं हैं। यही वजह है कि बेहद महंगे B-2 स्पिरिट्स का इस्तेमाल शायद ही कभी जायज ठहराया गया और B-52 अपनी गैर स्टेल्थ प्रकृति के बावजूद इस भूमिका के लिए एकदम सही था, जब आप संचालन और रखरखाव की लागत को ध्यान में रखते हैं। भविष्य में यह बदल सकता है, क्योंकि अब गरीब सेनाओं के पास भी एंटी एयर सिस्टम आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां B-52 आसानी से तबाही मचा सकता है, क्योंकि वहां उसे रोकने का कोई जमीनी सिस्टम नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से
स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का उद्देश्य स्टेल्थ विमान के विपरीत होता है, जहां B-2 और B-21 वे विमान हैं जिनसे दुश्मन को डरना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी बिना देखे रक्षा प्रणाली को भेद सकते हैं। वहीं स्ट्रैटोफोर्ट्रेस का मकसद ही है कि उसे देखा जाए। जब यह उत्पादन लाइन से निकला, तब वायुसेना प्रमुख जनरल नेथन ट्वाइनिंग ने स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को वो चीज बताया था जो उस लाल दुश्मन को उसकी जगह पर रखेगी। 2013 में चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित हवाई क्षेत्र पर दावा किया। तब 2 B-52 विमानों की उड़ान ने स्पष्ट संदेश दिया। एक USAF पायलट इस प्रभाव को बफ कहते हैं, जिसका अर्थ है बिग अगली फैट फेलो, या शतरंज में बड़ा भद्दा मोटा F। परिस्थिति कोई भी हो, विरोधी को शतरंज में आपके रूख की चाल का जवाब देना होता है। यह स्ट्रैटोफोर्ट्रेस पर भी लागू होता है। B-21 रेडर, लांसर और स्पिरिट्स को रिटायर करेगा, क्योंकि इसकी क्षमताएं लगभग समान हैं, लेकिन ये अधिक भरोसेमंद, आसान रखरखाव वाला और कम खर्चीला है। B-52 एयरफोर्स बॉम्बर फ्लीट के आधुनिकीकरण के शुरुआती चरण में इसलिए बचा रहेगा क्योंकि इसकी क्षमता के मुकाबले ये अपेक्षाकृत सस्ता है। यह ग्रेविटी बम से हाइपरसोनिक मिसाइल तक ले जा सकता है, इसलिए इसका अपग्रेड फायदेमंद है। ये अपग्रेड्स और ये तथ्य कि स्ट्रैटोफोर्ट्रेस इतनी आसानी से मॉडिफाई की जा सकती है, शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ये लेजेंडरी बॉम्बर आज भी मौजूद है। ये कड़ी आपको वीडियो की शुरुआत और स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की कहानी तक ले जाती है। प्रोटोटाइप बनने से पहले भी B-52 को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता था, और यही लचीलापन इसे आधुनिक युद्ध में टिकाए रखता है। हाँ, इसका एयरफ्रेम पुराना हो सकता है, लेकिन इसमें बस यही एक चीज पुरानी है। आधुनिक B-52 में इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर और उन्नत कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो डेटा को आधुनिक युद्धक विमानों की तरह ट्रांसमिट और रिसीव करती है। स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की हथियार क्षमता नई तकनीक के अनुसार है। आधुनिक H वेरिएंट को 66% ज्यादा हथियार पेलोड के साथ अपग्रेड किया गया है, जो 8-2000 पाउंड के JJDAM बम क्रूज या डिकॉय मिसाइलें अंदर भी ले जा सकता है। अब 2 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस 40 हथियार ले सकते हैं, जबकि पहले 3 में कुल 36 हथियार होते थे। आधुनिक स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अब स्मार्ट बम आंतरिक हथियार बे में ले जाते हैं, जबकि पहले इन्हें पंखों पर ले जाना पड़ता था, जिससे विमान 15% अधिक ईंधन कुशल हो गया है। सेवा में B-52 विमानों में नए रोल्स रॉयस FF130 इंजन लगेंगे, जो समान शक्ति के साथ बेहतर ईंधन दक्षता और विश्वसनीयता देंगे। इंजन लगने के बाद नए बेड़े को B-52J कहा जाएगा, यानी ये रिटायरमेंट के करीब नहीं है, बल्कि स्ट्रैटोफोर्ट्रेस समय के साथ बेहतर हो रहे हैं। ये भी बताना चाहिए कि 700 से अधिक स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बने थे, लेकिन आज केवल लगभग 70 ही सेवा में हैं। इसका मतलब है कि एयरफोर्स इंजीनियरों के पास स्पेयर पार्ट्स का बड़ा भंडार है, जिससे वे B-52 को लंबे समय तक उड़ा सकते हैं। विंस कार्टर के आई गॉट वन मोर इन मी कथन के एरोनॉटिकल समकक्ष को इसलिए रिटायर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एयरफोर्स की रणनीतिक कमी को पूरा करता है। B-21 रेडर की रेंज और पेलोड B-52 से बिल्कुल अलग है। इसकी रेंज लगभग 6500 मील है और पेलोड लगभग 30,000 पाउंड है। बिल्कुल नया बॉम्बर ऐसी तकनीक से लैस हो सकता है जिसकी कल्पना भी सिर्फ साइंस फिक्शन में की जा सकती थी जब पहली स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बनाई गई थी। लेकिन B-52 दुश्मन की रक्षा प्रणाली में घुसे बिना ही सुरक्षित दूरी से हथियार दाग सकता है। ये लंबे समय तक हवा में रह सकता है और नए रेडर से ज्यादा भारी हथियार गिरा सकता है। हालांकि समय के साथ स्ट्रैटोफोर्ट्रेस भी सेवा से बाहर हो जाएगा। यह एक अनिवार्य सच्चाई है, क्योंकि समय हर किसी को हरा देता है। हालांकि निकट भविष्य में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला बॉम्बर उड़ता रहेगा, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में इसका डिजाइन कुशल, शक्तिशाली, संशोधित करने योग्य, लचीला और टिकाऊ रहा है। देखने के लिए धन्यवाद।